दंश ने प्यार से कहा। खुशी, तुम मुझे देखकर भागती क्यों हो? मैं तो कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर क्यों इस तरह से मुझे देखकर भागती हो? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? दंश की बात सुनकर खुशी ने अपनी नीली नीली आंखों को छोटा करके उसे घूरते हुए कहा, हाँ, तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम हमारे विराज को पसंद नहीं हो, और जो उन्हें पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। खुशी की बात सुनकर दंश के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने थोड़े गुस्से से कहा, मतलब जो विराज को पसंद है तुम उसे पसंद करोगी? खुशी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम उसे ही पसंद करेंगे जो हमारे विराज को पसंद है, और उन्हें तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। उन्होंने हमें कहा है कि हम तुमसे दूर रहे, इसलिए हम तुमसे दूर रहते हैं। छोड़ो अब हमारा हाथ, वरना हम तुम्हें बाइट कर लेंगे। खुशी की बात सुनकर दंश ने थोड़े गुस्से से कहा, पर मैंने तो कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, फिर तुम उसकी वजह से मेरे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों करती हो? हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा। तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? दंश की बात सुनकर खुशी ने गुस्से से देखते हुए कहा, हमें सबसे ज्यादा हमारे विराज पसंद है। हमें तुमसे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए। छोड़ो हमारे हाथ को। खुशी की बात सुनकर दंश कुछ कहता, उससे पहले ही वहां पर विराज की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। खुशी। इस आवाज को सुनकर खुशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर पलटकर देखा तो पीछे गुस्से से विराज उसे ही घूर रहा था। दंश के हाथों की पकड़ विराज की आवाज सुनकर अपने आप खुशी के हाथों पर ढीली हो गई। विराज चलता हुआ उन दोनों के पास आ गया। उसने गुस्से से दंश की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कहा था ना, मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहना। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? कहते हुए विराज की आंखें बेहद डरावनी हो गई। दंश ने नॉर्मल लहजे में कहा, मैं बस उसके साथ बात कर रहा था। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। विराज ने गुस्से से उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहना, वरना अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते हुए विराज ने दंश को धक्का दे दिया। दंश सीधा मुंह के बाल फ्लो पर गिर गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम पागल हो विराज, पागल। दंश की बात सुनकर विराज ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा पागलपन अभी तुमने देखा कहाँ है? अगर मॉम को प्रॉमिस ना किया होता तो अब तक तुम्हारी जान ले चुका होता मैं। कहते हुए विराज ने गुस्से से खुशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ रूम की तरफ लेकर जाने लगा। खुशी ने रोते हुए कहा, विराज, हमें दर्द हो रहा है। विराज की पकड़ खुशी के नाजुक से हाथ पर काफी मजबूत थी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर विराज इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे खुशी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दंश ने खुशी को इस तरह से रोते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम इंसान भी हो? इतनी छोटी सी बच्ची को दर्द क्यों दे रहे हो? छोड़ो उसे। कहते हुए दंश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। विराज, जो पहले से ही गुस्से में था, दंश की बात सुनकर उसका गुस्सा कम होने की जगह पर और ज्यादा बढ़ गया। उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया और खुशी को खींचता हुआ रूम में लेकर आ गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जब तक वापस नहीं आता तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो फिर तुम रूम से बाहर क्यों गई? विराज को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर खुशी अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी विराज,
हम धैर्य, धानी और अनु के साथ खेलने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था कि वो गंदे वाले दंश हमारे पास आ जाएंगे। हम उनसे बात भी नहीं करते। सच में। खुशी की बात सुनकर विराज ने गुस्से से अपने रूम का सामान तोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम किसी के साथ नहीं जाओगी, तुम किसी को टच नहीं करोगी, तो फिर तुम क्यों गई? विराज को इस तरह से सामान तोड़ते हुए देखकर घबराहट की वजह से खुशी की आंखों से और तेजी से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। विराज ने खुशी के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर दबाते हुए कहा, तुम्हें मेरे अलावा सबकी जरूरत महसूस होती है ना, तो ठीक है। अब से तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, जिसके पास खेलना है उसके साथ खेलो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए विराज गुस्से से वहां से जाने लगा। खुशी ने उसकी बात सुनकर रोते हुए कहा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, पर प्लीज आप हमसे नाराज मत रहो। कहते हुए खुशी जाकर विराज के पैरों से लिपट गई। विराज ने उसके दोनों हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें आज़ाद किया खुशी, जो करना है करो, बस मेरे पास मत आना। कहते हुए विराज अपने रूम में चला गया। उसने अपने रूम के दरवाजे को भी लॉक कर दिया। खुशी अपने रूम में बैठकर रो रही थी। उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, दरवाजा खोलो विराज, हमें आपके पास आना है। हमें किसी के साथ नहीं खेलना। हमें माफ कर दो, हम अगली बार से किसी के पास नहीं जाएंगे। पक्का वाला प्रॉमिस। प्लीज दरवाजा खोलो। खुशी रोते हुए लगातार दरवाजे पर हाथ मार रही थी, पर विराज ने दरवाजा नहीं खोला। रोते रोते खुशी की आंखें लाल हो चुकी थी। दरवाजे पर हाथ मारने की वजह से उसके हाथ भी लाल हो चुके थे, पर विराज का दिल नहीं पिघला और अपने रूम में बैठकर गुस्से से टेबल पर अपनी उंगलियां पटक रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी नजर आ रही थी। उसने गुस्से से खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, दंश सिंघानिया, लग रहा है तुम्हारा कोई परमानेंट इलाज करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेबी को मुझसे दूर कर दोगे? उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करने वालों को मैंने दुनिया से दूर कर दिया है। कहते हुए विराज की आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गई। वही दंश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। उसने खुशी के रूम की तरफ देखते हुए कहा, बचपन में की गई एक गलती की वजह से मैं आज तक पछता रहा हूँ कि मैं उसे गलती को सुधार नहीं सकता। कहते हुए दंश के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। अब वो पहले की तरह नहीं रहा था। बचपन से लेकर 10 साल की उम्र तक वो हर वक्त हर पल विराज को नीचा दिखाने की, उसे खुद से कम समझने की गलती करता आया था। वो परिवार के सामने विराज को हमेशा बुरा साबित करना चाहता था, पर जब विराज मेंशन छोड़कर चला गया तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह कर रहा था वह सिर्फ उसके दिल को सेटिस्फाई कर रहा था, पर उसे एक बुरा इंसान बना रहा था। आरती जी के काफी समझाने के बाद दंश को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि वो खुद के भाई के साथ कितना कुछ गलत कर रहा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विराज के दिल में दंश के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसे माफ करना तो दूर की बात थी। विराज 2 साल तक वापस मेंशन नहीं लौटा था। पूरे सिंघानिया परिवार ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि विराज वापस उनके साथ आकर रहने लगे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो खुशी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। 2 साल बाद अचानक से विराज खुशी को लेकर वापस मेंशन शिफ्ट हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो वापस क्यों आया है, पर उसने सबके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो बस कहने के लिए यहाँ पर रहता था, पर उसकी और खुशी की एक अलग दुनिया थी जिसमें आने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। किसी को भी नहीं। खुशी रोते रोते फ्लो पर लेट गई थी।
उसके रोने की आवाज उसके रूम के बाहर आ रही थी क्योंकि दरवाजा खुला था। दंश जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, खुशी के रोने की आवाज सुनकर उसके कदम एक जगह पर रुक गए। उसने दरवाजे से अंदर देखा तो खुशी फ्लो पर रोते हुए विराज का नाम ले रही थी। उसे इस कंडीशन में देखकर दंश के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। उसने अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे विराज के चेहरे का गुस्सा याद आने लगा। उसने खुद से कहा, अगर उसने दोबारा मुझे खुशी के साथ देख लिया तो शायद फिर से उसके साथ इसी तरह से बर्ताव करेगा। मैं जितना उससे दूर रहूं, उतना ही उसके लिए ठीक होगा। कहते हुए दंश चुपचाप अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद खुशी के रोने की आवाज बंद हो गई। वह रोते रोते फ्लो पर ही सो गई थी। विराज अभी भी अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। खुशी की आवाज बंद होते ही उसकी उंगलियां जो टेबल पर अभी भी बज रही थी, वह रुक गई। उसने शार्प नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, जो उसके और खुशी के रूम के बीच में था। उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसका ध्यान दरवाजे के पास सो रही खुशी पर गया, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कितनी बार कहा है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर तुम मेरी बात समझती ही नहीं हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें किसी और के पास कैसे जाने दे सकता हूँ। कहते हुए विराज उसे अपने सीने से लगाकर रूम में आ गया। उसने खुशी को अच्छे से बेड पर लेटाया और टिश्यू से उसके चेहरे को क्लीन करने लगा। रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, जिन्हें विराज बहुत ध्यान से साफ कर रहा था ताकि खुशी की नींद ना टूट जाए। खुशी बहुत सेंसिटिव थी। ज्यादा रोने के बाद उसे बुखार आ जाता था। विराज में थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया तो उसका माथा हल्का हल्का गर्म होने लगा था। विराज में साइड टेबल पर रखी हुई एक लिक्विड फॉर्म की दवाई को उठाया और लिक्विड के 2 ड्रॉप खुशी के मुंह में डाल दिए। खुशी अभी भी सुकून से सो रही थी। विराज खुद बेड पर लेट गया। उसने खुशी को उठाकर अपने सीने पर लिटा दिया। नींद में ही खुशी ने विराज पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा कर लेट गई। विराज ने सीलिंग को देखते हुए कहा, तुम्हें किसी और के पास जाने की इजाजत नहीं है। खुशी तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे चाहे कितना ही बुरा क्यों न बनना पड़े, मैं तैयार हूँ। तुम मुझसे नफरत क्यों ना करो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए विराज की पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून नजर आने लगा। कुछ देर बाद खुशी की आंख खुली। उसने अपनी आंख खोलकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे विराज का चेहरा नजर आया। यह एहसास होते ही कि विराज उसके सामने है, खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, हम पक्का प्रॉमिस करते हैं, हम अब किसी के पास नहीं जाएंगे। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, पर प्लीज आप खुशी से नाराज मत रहो। कहते हैं खुशी विराज के चेहरे को देखने लगी। विराज ने उसकी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, मैं अगली बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा। खुशी ने रोते हुए कहा, हम सच में आपकी बातें मानेंगे और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। खुशी के चेहरे को देखकर विराज ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सो जाओ। खुशी ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे मजबूती से पकड़कर फिर से लेट गई। विराज धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेर रहा था और कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर बेहद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर ही समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है और क्या नहीं। कुछ देर बाद विराज ने खुशी को बेड पर लिटाया और खुद उठकर खड़ा हो गया।
उसने साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज किया और खुद से कहा, प्रॉब्लम को खुद से दूर भेजना ही होगा वरना प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। सोचकर उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। मैसेज टाइप करने के बाद विराज ने खुशी की तरफ देखा जो कि सुकून से सो रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 10 बजे बज रहे थे। आज संडे था, जिस वजह से उनमें से किसी को भी स्कूल नहीं जाना था। विराज ने खुशी के पास आकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको कभी भी खुशी दूर नहीं जाने दूंगा बेबी, कभी भी नहीं। कहते हुए विराज रूम से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर ममता जी को खुशी का ध्यान रखने के लिए कहा और वो खुद मेंशन से बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर राम जी जो कि लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने खुद से कहा, आखिर विराज करते क्या है। 15 साल की उम्र में उन्होंने हमसे अपने पूरे रिश्ते तोड़ लिए हैं और वो उसे गैंगस्टर की संगत में रहते हैं, जो पता नहीं कौन कौन से काम करता है। राम जी की बात सुनकर उनके बगल में बैठी विशाखा जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, गलती हमारी है, हमने खुद उसे खुद से दूर किया था और अब जब हम उसे अपने पास लाना चाहते हैं तो हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत दूर निकल चुका है। हमें नहीं पता कि वो कभी हमें दोबारा अपना परिवार एक्सेप्ट करेगा या नहीं। बस इतना चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे और सही रास्ते पर चले। हमें बस डर है कि कहीं वह गैंगस्टर की संगत में खुद भी गैंगस्टर ना बन जाए। विशाखा जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए, हमारा पोता है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। पता नहीं हमारी जिंदगी में वह लौटकर क्यों आया है। उसका कोई ना कोई तो मकसद है वरना वह हमारे पोते के साथ इतने प्यार से क्यों रहता। राम जी की बात सुनकर विशाखा जी ने बस अपना सर हिला दिया। दंश के रूम में दंश अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में खुशी की एक छोटी सी तस्वीर थी। ये तस्वीर उसने चुपके से खींची थी जब खुशी धानी और अनु के साथ खेल रही थी। दंश ने खुशी की तस्वीर को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उस दिन अगर मैं बेफिजूल में विराज के साथ लड़ाई नहीं करता तो शायद आज तुम अनाथ नहीं होती। तुम मेरी वजह से अनाथ हो गई पर फिर भी मैंने सारा इल्जाम विराज पर डाल दिया। उसने तो तुम्हें अनाथ आश्रम में जाने की जगह पर अपने पास रखने के लिए सबसे लड़ाई कर ली पर मैंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। पता नहीं कि ऊपर तुम्हारी आंखों में खुद के लिए गुस्सा, खुद के लिए नफरत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतनी छोटी सी हो पर फिर भी तुमने अपनी प्रायोरिटी को सेट किया हुआ है। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विराज है। विराज नहीं तो कुछ नहीं। काश उसकी जगह पर मैं होता। कहते हैं दंश के चेहरे पर उदासी आ गई। तभी उसके रूम के दरवाजे पर उसे धानी की आवाज़ सुनाई दी। दंश भैया। धानी की आवाज़ सुनकर दंश ने जल्दी से फोटो को ड्रॉवर में रखकर पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, धानी इधर आओ। धानी दौड़ते हुए दंश के पास आ गई। दंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ काम था। धानी ने दंश की तरफ देखते हुए कहा, भाई वो मुझे बाहर घूमने के लिए जाना था। आप मम्मा से बोलो ना कि वो हमें बाहर घूमने के लिए जाने दे। धानी 9 साल की हो चुकी थी और वक्त के साथ साथ वह पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। धानी की बात सुनकर दंश ने कहा, आप छोटी हो, आप इस तरह से घूमने के लिए नहीं जा सकती। अगर आपको किसी के साथ घूमने के लिए जाना है तो फैमिली के साथ ही जाना होगा। जब आप बड़ी हो जाओगी तब मैं बात करूंगा पर फिलहाल नहीं। दंश की बात सुनकर धानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो आप भी चलो ना हमारे साथ।
आप, मैं, धैर्य भाई और अनु दीदी हम सब चलते हैं और भाई तो हमारे साथ आएंगे नहीं और खुशी को भी नहीं आने देंगे। कितना मजा आता ना अगर खुशी हमारे साथ आती तो। पर भाई तो उसे हमारे साथ खेलने नहीं देते। क्या हम सब बुरे हैं जो भाई हमें उसके साथ नहीं खेल हैं? मैंने भाई के मुंह से सुना था कि वो नहीं चाहते कि हम में से कोई उनके आसपास भी रहे। क्या भाई हमसे नफरत करते हैं? धानी की बात सुनकर दंश के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभालते हुए कहा, नहीं, वो हमेशा से ऐसा है। तुम तो जानती हो ना, बचपन से उसने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया। उसे अकेला रहना पसंद है। दंश की बात सुनकर धानी ने कहा, फिर वो खुशी के साथ कैसे रहते हैं? वो तो उसके साथ प्यार से बात भी करते हैं। वो तो उसे अपने पास भी आने देते हैं। इनफैक्ट वह तो उसे खुद सुलाते हैं, उसे खुद खाना भी खिलाते हैं। भाई हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं रहते? धानी के सवाल को सुनकर दंश ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि उसने खुद को हम सबसे अलग कर लिया है। उसके लिए हम उसका परिवार नहीं है, पर खुशी उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है। इसलिए वह सिर्फ खुशी के साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहता है, सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब बातें बहुत हो गई, अब जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आज संडे है ना, तो बहुत मस्ती कर चुकी हो। अब शाम होने वाली है और अभी तक आपने अपना सैटरडे का होमवर्क नहीं किया होगा। कल स्कूल में आपको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए जाकर होमवर्क कंप्लीट करो। हम साथ में घूमने के लिए जाएंगे। मैं चाचा जी से पूछ लूंगा। दंश की बात सुनकर धानी उछलते कूदते वहां से चली गई। शाम का वक्त, खुशी उठी चुकी थी। ममता जी उसके साथ बैठी हुई थी और उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। खुशी भी चुपचाप उनके हाथों से खाना खा रही थी। ममता जी ने खुशी को एक माँ की तरह प्यार दिया था, जिसके पीछे की वजह डीजे थे। डीजे ने ममता जी की जान बचाई थी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जब तक वह खुशी और विराज के साथ है, वो उन दोनों को वैसा ही प्यार दे जैसा एक माँ अपने बच्चों को देती है। खुशी भी ममता जी के साथ काफी कंफर्टेबल थी। उन्होंने ममता जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, विराज कब तक वापस आएंगे? हमें उनकी याद आ रही है। खुशी के सवाल पर ममता जी ने उसका मुंह टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा, बेबी, विराज बाबा थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप खेलने के लिए जाओ। ममता जी की बात सुनकर खुशी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, नहीं, हम किसी के साथ खेलने के लिए नहीं जाएंगे। विराज को पसंद नहीं है कि हम उनके साथ खेलें, इसलिए हम चुपचाप अपने ही रूम में बैठेंगे। कहते हुए खुशी अपने रूम की बालकनी में आ गई। उसका ध्यान गार्डन में खेल रहे धैर्य, धानी और अनु पर गया। तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। उन तीनों को देखकर खुशी का दिल भी वहां जाकर उनके साथ मस्ती करे, पर सुबह विराज का गुस्सा याद करके वह नीचे नहीं गई। उसे देखकर ममता जी ने खुद से कहा, इतनी पॉजिटिवनेस उनके लिए ठीक नहीं है। विराज बाबा, अगर आप खुशी बच्चे के लिए इतने ही पॉजिटिव रहे हैं तो वह अपनी जिंदगी कैसे जी पाएंगे? अभी तो वह सिर्फ 7 साल की बच्ची है, पर जैसे जैसे वह बड़ी होगी, आप अगर इस तरह से उन्हें कैद करके रखोगे तो वह आपसे दूर होती जाएगी। आपको उन्हें आज़ादी देनी होगी, जिसका उन्हें पूरा पूरा हक है। सोचते हुए ममता जी वहां से चली गई। खुशी की आंखों में इस वक्त हल्के आंसू थे। वह चुपचाप बालकनी में बैठकर उन तीनों को खेलते हुए देख रही थी। खेलते हुए धैर्य का ध्यान खुशी की बालकनी की तरफ गया। उसे खुशी का छोटा सा चेहरा नजर आया, जिसे देखकर उसने कहा, खुशी नीचे आ जाओ। धैर्य की आवाज सुनकर खुशी ने अपना सर ना में हिला दिया।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह से चुपचाप बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अगर उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं था तो वह था विराज की नाराजगी। विराज जब भी उसके साथ बात नहीं करता था, उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। उसकी दुनिया विराज से शुरू होकर विराज पर ही खत्म होती थी। जब से उसने होश संभाला था, उसने सिर्फ विराज के साथ जिंदगी बिताई थी। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तब वह मुश्किल से 3 साल के आसपास की थी। एक 2.5 साल की बच्ची को अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ याद कैसे हो सकता है। इसलिए वह अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से भूल गई थी। उसके लिए तो पेरेंट्स का मतलब ही विराज और डीजे थे। काफी देर तक ऐसे ही बैठने के बाद खुशी रूम के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान बेड पर रखी हुई पेंटिंग की किताबों पर गया। कई सारे कलर पर गया, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी। इतने सारे कलर किसने लाकर रखे, कहते हुए वह खुशी से पेंटिंग करने लगी। रूम के बाहर खड़ी ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अच्छे से पता है कि आपके चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट को वापस कैसे लाना है। कहते हुए ममता जी वहां से चली गई। खुशी अपनी तकलीफें भूलकर वजह से पेंटिंग करने लगी। उसने सभी पेंटिंग में सिर्फ विराज और खुद को बनाया था। कभी वह विराज की पीठ पर बैठी हुई थी तो कभी उसके ऊपर सो रही थी तो कभी और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा था। खुशी ने सभी पेंटिंग्स की तरफ देखते हुए कहा, हम कितने टैलेंटेड हैं ना। विराज को हम सारी पेंटिंग्स गिफ्ट करेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। कहते हुए खुशी मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ विराज इस वक्त डीजे के साथ एक बड़े से मीटिंग रूम में मौजूद था, जहां पर कई सारे लोग मौजूद थे। सबके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। विराज ने उन सबको घूरते हुए कहा, आप सबको क्या लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी उम्र कम है, आप सब लोग मुझे धोखा दे सकते हैं और मैं आप सब लोगों को छोड़ दूंगा। विराज की बात सुनकर कोने में बैठे एक आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, एक बच्चा अंडरवर्ल्ड पर राज नहीं कर सकता है, चाहे फिर वह अंडरवर्ल्ड का किंग ही क्यों ना हो, और हम सबको हक है कि हम किंग को रिप्लेस कर सके। उस आदमी की बात सुनकर डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, तमीज में रहकर बात करो वरना तुम्हारी जबान को काट दिया जाएगा। डीजे की बात सुनकर वह आदमी गुस्से से डीजे को घूरता हुआ वहां पर बैठ गया। विराज ने टेबल पर पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, तो ठीक है, आप सबको बताना ही होगा कि एक 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है। मेरी काबिलियत को मैं कहकर नहीं बल्कि करके साबित करूंगा। कहते हुए विराज के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वह लोग बस विराज की शार्प आंखें देख पा रहे थे। उसके पूरे चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगा हुआ था। उसकी मुस्कुराहट वह लोग देख पा रहे थे क्योंकि उसका मुंह और उसकी आंखें खुली थी, बाकी चेहरे का हिस्सा छुपा हुआ था। विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उस आदमी की तरफ देखा, जो अभी अभी खड़ा हुआ था। ये नाइजीरिया का डॉन था। विराज के इतना कहते ही उस डॉन का मोबाइल बजने लगा। उसने विराज की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और अपना कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से उसके कानों में कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसे डॉन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सभी लोग कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी, बीवी और बहन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेजने की। उस डॉन की बात सुनकर विराज ने पेपर वेट को उठाकर सीधा उसके सर पर दे मारा। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। विराज की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अगले ही पल विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया।
उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ इस डॉन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी गद्दी किसी और को दे दी गई है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं एम, अब बस एक कुत्ते की तरह जिंदा रहोगे। ना घर के ना घाट के। कहते हुए विराज शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। विराज के वहां से बाहर जाते ही सभी गैंगस्टर अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। डीजे ने उन सबको घूरते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, बच्चा समझकर अंडरस्टिमेट करने की हिम्मत मत करना, पर तुम लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब आगे तुम लोगों के साथ जो कुछ भी होगा वो तुम लोगों की अपनी गलती की वजह से होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हुए डीजे वहां से बाहर चले गए। बाहर आकर उन्होंने देखा तो विराज बाहर खड़ा होकर दूर तक फैले समुद्र को देख रहा था। उनकी मीटिंग मुंबई के बाहर एक ऐसी जगह पर रखी हुई थी जहां पर आसपास कोई में घर नहीं था, न कोई इंसान था। डीजे ने विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलिए अब हमें देर हो रही है। विराज ने पलटकर डीजे को घूरते हुए कहा, अगली बार से ऐसे मैटर के लिए मुझे बुलाना मत, आप खुद ही निपट लेना। मैं बार बार अपनी बेबी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। कहते हुए विराज जाकर कार में बैठ गया। डीजे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है। कहते हुए डीजे भी आकर कार के अंदर बैठ गए। कुछ ही देर में विराज सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था। मेंशन आते ही तेज इस कदमों से चलता हुआ लिविंग रूम में आ गया, लेकिन रूम में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। विराज सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी आरती जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, विराज। आरती जी की आवाज सुनकर विराज ने पलट कर देखा तो आरती जी इस वक्त किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। विराज के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। आरती जी ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने इस बार उसके बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है? आरती जी का सवाल सुनकर विराज ने उन्हें घूरते में कहा, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो करना होगा मैं करूंगा। कहते हुए विराज आरती जी को इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। विराज अब आरती जी को मिसेज सिंघानिया नहीं कहता था। इसी बात से तो खुश थी। उन्होंने मुस्कुराने में कहा, कोई बात नहीं, हम अच्छे से जानते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे बेस्ट होगा। सोचते हुए वह वहां से चली गई। विराज तेज कदमों से चलता हुआ रूम में आ गया। रूम में आते ही उसका ध्यान अपने रूम की हालत पर गया, जहां पर कुछ जगह पर पेंटिंग गिरी हुई थी तो कुछ जगह पर कागज बिखरे हुए थे। विराज अपनी छोटी आंखों से आसपास इस गंदगी करने वाली शैतान को ढूंढने की कोशिश की तो उसे खुशी कहीं भी नजर नहीं आई। विराज ने नीचे झुकाकर देखा तो खुशी बैठ के नीचे छुपी हुई थी। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, ये सब क्या है? खुशी ने दांत दिखाते हुए कहा, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। सच में? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से बाहर निकाला और उसके चेहरे को देखने लगा। खुशी के पूरे चेहरे पर पेंट लगा हुआ था। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। विराज है उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, आपने पेंटिंग पेपर पर की है या अपने चेहरे पर? विराज का सवाल सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने तो पेपर पर की थी पर वो अपने आप हमारे चेहरे पर लग गया। सच में? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठकर बाथरूम में लेकर आ गया। खुशी भी चुपचाप विराज की तरफ देख रही थी। विराज ने उसे नीचे उतारा और उसके चेहरे को क्लीन करने लगा। खुशी के चेहरे पर काफी जगह पर पेंट लग चुका था। विराज भी ध्यान से उसके चेहरे को क्लीन कर रहा था, जैसे वह कोई छोटी सी नाजुक सी गुड़िया हो। आखिर वह थी भी तो गुड़िया। विराज ने उसे बहुत नाजों से पाला था।
उसे कभी कोई भी तकलीफ नहीं होने दी थी। उसकी हर एक डिमांड को पूरी किया था, अगर वह जायज हो तो। कुछ देर बाद विराज खुशी को लेकर वापस बाहर आ गया। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मुझे दिखाओ, आपने क्या बनाया है। विराज की बात सुनकर खुशी एक्साइटेड हो गई और जल्दी से बैग से उतरकर अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हुई टेबल के पास आ गई। उसने वहां पर रखी हुई पेंटिंग की बुक उठाई और विराज के पास आकर उसे दिखाने लगी। पहले पेंटिंग में खुशी विराज की गोद में बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हालांकि पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर विराज पेंटिंग में मौजूद दोनों लोगों को देखकर समझ गया था कि ये वह और खुशी है। खुशी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि यह मैं हूँ और यह आप है। मैं आपकी गोद में बैठी हुई हूँ। बिल्कुल ऐसे कहते हुए खुशी विराज की गोद में बैठ गई। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटते हुए कहा, विराज ये भी मैं हूँ। आइसक्रीम खाते हुए और आप मुझे घूरते हुए। कहते हुए खुशी अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, आपको ज्यादा ही शैतान हो गई हो। विराज की बात सुनकर खुशी ने दांत दिखा दिए। खुशी ने दूसरा पन्ना पलटते हुए कहा, और यह भी हम हैं। आपने कहा था ना कि हम एंजल है और आप हमें दूसरी एक जगह से लेकर आए हो, तो देखो हमने इसमें प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई है और एंजल ने हमें अपनी गोद में लिया हुआ है और वह आपके हाथ में हमें दे रही है। खुशी के बाद सुनकर विराज ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जिस पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। विराज ने बुक को साइड में रखकर खुशी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, थक गई हो। खुशी ने धीरे से कहा, नहीं मैं खेलने के लिए गई नहीं थी तो मैं कैसे थकूंगी। मुझे बहुत बोर फील हो रहा था। क्या मैं सच में कभी धैर्य धानी दीदी और अनु दीदी के साथ नहीं खेल सकती। खुशी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विराज में उसके चेहरे की उदासी की तरफ देखा। आखिर वह एक 7 साल की छोटी सी बच्ची थी। विराज कैसे उसे कैद करके रख सकता था। भले ही वह बचपन से कभी अपनी उम्र के साथ बच्चों के नहीं खेला था, पर वह जानता था कि इस उम्र में दिल करता है कि आप मस्ती करो, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलो। खुशी के चेहरे की तरफ देखकर विराज ने कहा, ठीक है, आप उनके साथ खेलने के लिए जा सकती हो, पर सिर्फ दिन में 1 घंटा। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी होगी या फिर अकेले खेलना होगा और आप उन्हें टच नहीं करोगी। विराज की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने विराज को गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, हम पक्का आपकी सारी बातें मानेंगे। कहते हुए खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। विराज बस उसके सर को सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। दंश के रूम में दंश इस वक्त अपने हाथ में एक बर्थडे कार्ड को लेकर बैठा हुआ था। उसने खुद से कहा, क्या इस साल वह मेरे हाथ से बर्थडे कार्ड लेगी, पर अगर उसने ले भी लिया तो विराज को पता चला तो वह उसे फेंक देगा। क्या मुझे उसे देना चाहिए? दंश ये सब सोच ही रहा था कि तभी धैर्य दौड़ता हुआ उसके रूम में आ गया। उसने एक्साइट होते हुए कहा, दंश भाई, कल एंजल का बर्थडे है, मैं उसे क्या गिफ्ट दूं? कहते हुए धैर्य का ध्यान दंश के हाथ में पड़े हुए गिफ्ट कार्ड पर गया, जिसे देखकर उसने एक्साइट होते हुए कहा, भाई क्या आपने भी एंजल के लिए गिफ्ट कार्ड बनाया है? आपको पता है ना, वो अपने बर्थडे पर कितना खुश होती है पर उदास भी होती है। वो हमेशा कहती है कि उसे फैमिली चाहिए, वो हमारी फैमिली है, उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? दादाजी हमें उससे दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं? माँ पापा बड़े पापा सब लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं। माँ तो कह रही थी कि वो बहुत बुरी है, पर वो बुरी नहीं है भाई, वह बहुत प्यारी है। आपको पता है वो कितनी क्यूट है? धैर्य की बात सुनकर दंश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह बहुत क्यूट है।
तुम उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देना, और यह गिफ्ट कार्ड भी, क्योंकि वह मेरे हाथ से नहीं लेगी। दंश की बात सुनकर धैर्य ने कहा, पर भाई वह आपके हाथ से क्यों नहीं लेगी? दंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, जो कि मैं सच में हूँ। कहते हुए दंश के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। धैर्य ने कहा, ओके भाई, मैं ये दे दूंगा। कहते हुए धैर्य ने वह कार्ड उठाया और वहां से चला गया। धैर्य के जाते ही दंश ने खिड़की से बाहर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चांद को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास नहीं आ सकता तो क्या हुआ? तुम्हें दूसरे से खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगा। सोचकर वह भी मुस्कुराने लगा। रात को डिनर करने के बाद विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर बालकनी के झूले पर बैठा हुआ था। खुशी उसके बालों के साथ खेल रही थी। खुशी ने विराज के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, विराज आपको पता है कल क्या है? कहते हुए खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर विराज को देखने लगी। खुशी के सवाल को सुनकर विराज, जो अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था, उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। कल मैं इटली के लिए जा रहा हूँ। विराज की बात सुनकर खुशी, जो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या आप फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो? खुशी की आवाज सुनकर विराज ने पलटकर खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा लटक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल रोना शुरू कर सकती है। विराज ने कहा, क्या हुआ है? खुशी ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आप हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना। हमें आपके बिना यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। कोई हमसे प्यार नहीं करता। आपको पता है बड़े दादू बोलते हैं कि हम गंदी बच्ची है। क्या हम सच में गंदी बच्ची है? आप तो कहते हो ना कि खुशी अच्छी बच्ची है, फिर उन्होंने क्यों कहा कि हम अच्छे नहीं हैं? खुशी की बात है सुनकर विराज की आंखें सर्द हो गई। उसने खुशी के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें फालतू लोगों की फालतू बकवास पर ध्यान नहीं देना है। मैंने कहा था ना, उनमें से किसी की भी बकवास पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारी लाइफ में उन लोगों की कोई इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। उनकी किसी बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए। समझ आया? विराज की बात सुनकर खुशी ने अपना सर हिला दिया। उसने धीरे से कहा, क्या सच में विराज हमारा बर्थडे भूल गए? सोचते हुए खुशी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। कुछ ही देर में खुशी की आंख लग चुकी थी। विराज झूले पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा ऊपर उठकर उसकी आंखों में आए हल्के आंसू को साफ करके उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी जिंदगी हो आप। कहते हुए विराज खुशी को लेकर रूम में आ गया। उसने खुशी को बेड पर लेटाया और उसके बगल में लेट गया। घड़ी में इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे, पर विराज की आंखों में नींद नहीं थी। रात के 12 बजे बज गए थे। खुशी अभी भी सुकून से सो रही थी। तभी उसे अपने कानों में विराज की आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे माय लाइफलाइन। इस आवाज को सुनकर खुशी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो रूम में कई सारी कैंडल्स जल रही थी और साथ में कई सारे रंग बिरंगे बैलून। खुशी ने एक्साइट होते हुए कहा, ये सब क्या है? कहते हुए वो अपनी आंखों को मसलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठाया है। खुशी ने जल्दी से उसे इंसान के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहा, विराज। कहते हुए उसने देखा तो विराज इस वक्त मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। विराज के चेहरे पर काफी कम बार ही मुस्कुराहट आती थी, वह भी सिर्फ खुशी की वजह से। खुशी ने कहा, क्या आपको हमारा बर्थडे याद था? विराज ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई जीना भूल सकता है?
खुशी ने विराज की बात सुनकर मासूमियत से कहा। मतलब? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी को कैसे भूल सकता हूँ। ये वही दिन है जब आप मेरी जिंदगी में आई थी, 4 साल पहले, और मेरी पूरी दुनिया बन गई थी। कहते हुए विराज खुशी को लेकर टेबल के पास आ गया, जहां पर बड़ा सा 3 लेयर्स का प्रिंसेस केक रखा हुआ था। केक को देखकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, पर हमने तो ये कपड़े। कहते हुए उसने खुद की तरफ देखा तो विराज ने नींद में ही उसके कपड़े चेंज करके उसे एक प्रिंसेस फ्रॉक पहना दी थी। प्रिंसेस फ्रॉक को देखकर खुशी उछलने लगी। उसने खुशी से कहा, विराज बेस्ट है। खुशी के विराज बेस्ट है। खुशी को इस तरह से खुश देखकर विराज ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो खुशी की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकता था। उसके लिए खुशी की खुशी से ज़्यादा जरूरी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं थी। कुछ देर बाद विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, मस्ती हो गई हो तो केक कट कर लो। मैं आपकी फेवरेट बेकरी से केक ऑर्डर किया है। विराज की बात सुनकर खुशी एक्साइटेड हो गई। उसे मीठी चीज़ बहुत पसंद थी। उसने जल्दी से नाइफ उठाया और विराज की तरफ देखते हुए कहा, आप भी हमारे साथ केक कट करो ना। खुशी की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों ने साथ में केक कट किया और विराज ने धीरे से खुशी के लिए सौंध गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशी ने अपने फेवरेट केक की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से हमें केक खिलाओ, हम और इंतजार नहीं कर सकते। विराज ने केक का एक छोटा सा पीस उठाकर खुशी के मुंह में डाल दिया। खुशी ने उसे खाते ही अपनी आंखें बंद करके खुशी से कहा, ये कितना टेस्टी है। खुशी की बात सुनकर विराज का सबसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। खुशी ने विराज को भी थोड़ा सा केक खिला दिया। विराज को केक या फिर कोई भी मीठी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर आज के दिन उसने मना नहीं किया। वो बस खुशी के बर्थडे के दिन थोड़ा सा केक खा लेता था, वरना शायद वह साल भर कुछ भी मीठा नहीं खाता था। वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ केक शेयर कर ही रहे थे कि तभी औरत का मोबाइल रिंग करने लगा। विराज ने बिना देखे कहा, किसका कॉल है? कॉल उठाते हुए कहा, इतनी रात तक क्यों नहीं सोए आप? कहते हुए विराज मोबाइल स्क्रीन को घूरने लगा। ये डीजे का कॉल था। डीजे ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं जाग रहा था और वैसे भी मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ जो मुझे जल्दी सोना चाहिए। मैं तो अभी भी जवान हूँ। मैं अपनी शेरनी को बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। मेरी शेरनी पूरे 7 साल की हो गई है। कहाँ है वह? जल्दी से उसे मोबाइल दो। डीजे की आवाज़ सुनकर खुशी ने एक साइड होते हुए कहा, हैंडसम दादू। कहते हुए खुशी विराज के सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी को देखकर डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी राजकुमारी पूरे 7 साल की हो गई है। क्या गिफ्ट चाहिए आपको? डीजे की बात सुनकर खुशी की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने अपने दोनों हाथ फ्लैट हुए कहा, इतने सारे चॉकलेट और हमें बहुत सारे गिफ्ट चाहिए। बहुत सारी डॉल, बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे टेडी बियर्स। इतना कहते हुए अपनी उंगलियों को सामने करके अपने गिफ्ट की डिमांड बताने लगी। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी राजकुमारी, आपको जो जो चाहिए हम आपके लिए सब मंगवा देंगे। पहले हमें बताओ ये ड्रेस आपको किसने दी? आप कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। डीजे की बात सुनकर खुशी गोल गोल घूमने लगी। उसने खुशी से विराज की तरफ देखते हुए कहा, ये ड्रेस हमें विराज ने दी है। कहते हुए खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई।
डीजे ने विराज की तरफ देखा, चुपचाप खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब आप दोनों टाइम स्पेंड करो। हम कल हमारी राजकुमारी के लिए बड़ा सा गिफ्ट भेजेंगे। फिलहाल हमें सो जाना चाहिए। बुढ़ापा आ गया है ना, वरना हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। कहते हुए डीजे ने उन दोनों को गुड नाइट कहकर कॉल कट कर दिया। विराज ने खुशी की तरफ देखा, जो कि केक को देखकर उसे पूरा खाने की तैयारी करके बैठी थी। विराज ने केक का एक छोटा सा पीस तोड़कर उसे प्लेट में डालते हुए कहा, इतना काफी होगा। आप एक साथ इतना सारा केक नहीं खा सकती। इसे फ्रिज में रख दूंगा। आप इसे कल थोड़ा थोड़ा खा लेना। एक साथ इतना केक खाना, वह भी रात को, बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट दर्द हो जाएगा। कहते हुए विराज ने केक को वहां से उठाकर अपने रूम में रखी हुई मिनी फ्रिज में रख दिया। खुशी तो थोड़े से केक को देखकर उदास हो गई थी, पर उसने लड़ाई नहीं की और चुपचाप के खाने लगी। विराज ने उसके केक खाने के बाद टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ करते हुए कहा, आपको इस बार गिफ्ट क्या चाहिए? विराज का सवाल सुनकर खुशी की आंखें चमकने लगी। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आप सच में हमें गिफ्ट दोगे? विराज ने छोटी आंखों से खुशी को घूरते हुए कहा, क्या मैंने आज तक आपको गिफ्ट नहीं दिया है? खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, हमें बाहर घूमने के लिए जाना है। प्लीज, हम कभी कभी घूमने के लिए नहीं गए। हमारे सारे फ्रेंड्स चाहते हैं और हमें आप कभी कभी लेकर नहीं जाते हो। अकेले घूमने के लिए चले जाते हो। प्लीज, हमें घूमने के लिए लेकर चलो ना। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम इस बार घूमने के लिए जाएंगे। विराज की बात सुनकर खुशी खुशी से उछलने लगी। विराज ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। कुछ ही देर में खुशी की आंख लग चुकी थी। विराज भी उसे गले से लगाकर उसके साथ ही लेट गया। अगली सुबह विराज ने खुशी के लंबे बालों को उलझा रहा था। खुशी ने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके बर्थडे के दिन विराज उसे कई सारी चीज खरीद कर देता था और वह स्कूल में सभी चीजों को बताती थी। स्कूल के सभी लोग उसके बर्थडे का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि उन्हें कई सारे गिफ्ट मिलते थे। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, इस बार भी खुशी सबको बता देगी कि वो कितनी सारी गिफ्ट खरीद सकती है। खुशी की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा और उसके बालों को खुला छोड़कर हेयर बैंड लगाते हुए कहा, मस्ती मत करना, किसी से लड़ाई मत करना और किसी लड़के से दोस्ती मत करना। विराज की बात सुनकर खुशी ने अपना सर हिला दिया। विराज ने उसकी स्कूल बैग को पकड़कर उसे पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही खुशी का ध्यान धैर्य, धानी और अनु पर गया, जो कि अपने अपने रूम से बाहर आ रहे थे। उन तीनों को देखकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धैर्य ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे एंजल। धैर्य की आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग उसे घूरने लगे। विराज की डरावनी नजर देखकर धैर्य चुप हो गया। खुशी ने खुशी भरी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच धैर्य। धानी और उन्होंने धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे खुशी। खुशी ने भी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच धानी दीदी। थैंक यू सो मच अनु दीदी। विराज ने उन तीनों को कुछ नहीं कहा और खुशी का हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे आ गया। नीचे लिविंग रूम में पूरा सिंघानिया परिवार बैठा हुआ था। खुशी ने उन सब की तरफ देखा, जो उसे देखकर अपना चेहरा फिराकर खड़े हो गए थे। ये देखकर खुशी का छोटा सा चेहरा लटक गया। तभी आरती जी ने किचन के बाहर आकर खुशी के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। कहते हुए उन्होंने खुशी के माथे को चूम लिया। सिंघानिया परिवार के बड़ों में आरती जी अकेली थी।
जो कभी भी खुशी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी और हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आती थी। आरती जी के मुंह से खुद के लिए हैप्पी बर्थडे सुनकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। विराज ने उन्हें देखते हुए कहा, हमें देर हो रही है। कहते हुए विराज खुशी को लेकर वहां से चला गया। उन दोनों ने पहले ही अपने रूम में ब्रेकफास्ट कर लिया था। विराज खुशी को कभी भी सिंघानिया परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे नहीं लाता था, जिसकी वजह थी राम सिंघानिया, जो हर वक्त खुशी को ऐसे घूरते रहते थे जैसे वह कोई छोटी सी बच्ची न होकर कोई ऐसी औरत हो जिसने उनके घर को बर्बाद कर दिया है। विराज और खुशी दोनों स्कूल के लिए निकल चुके थे। विराज ने खुशी के क्लास में बांटने के लिए काफ़ी सारी चीज़ मंगवाई थी। बड़े बड़े चॉकलेट, बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे, बड़े बड़े गिफ्ट्स और बड़ी बड़ी स्कूल बैग्स। खुशी तो शो ऑफ करने के लिए एक्साइटेड थी। वह हमेशा ही यही सब करती थी। विराज ने उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, जिस वजह से उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। उसे बस मतलब था कि सब उसकी बात माने और सब लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव करें। कार में विराज खुशी को अपनी गोद में बिठाकर उसे समझा रहा था कि उसे स्कूल में क्या क्या करना है। खुशी भी चुपचाप विराज की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए उसकी बातें सुन रही थी। आधे घंटे के बाद वह लोग मुंबई इंटरनेशनल स्कूल पहुंच चुके थे। विराज खुशी को लेकर उसके क्लास के पास आ गया। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, बदमाशी मत करना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। ओके। खुशी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और क्लास के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान एक लड़की पर गया, जो कि किताब में घुसी पड़ी थी। खुशी ने चिल्लाते हुए कहा, श्रुति हम आ गए। कहते हुए खुशी दौड़ते हुए उसे बच्ची के पास आ गई। ये थी श्रुति, खुशी की इकलौती दोस्त, जो उसकी बदमाशियां को बर्दाश्त करती थी, जो उसे अच्छे से समझती थी कि क्या गलत है और क्या सही। खुशी को देखकर श्रुति ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी शेरनी। खुशी ने बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं और बाकी सब के लिए भी। कहते हुए खुशी ने अपने क्लासमेट्स की तरफ देखा, जो कि उसे घूर रहे थे। खुशी बहुत ज़्यादा बदमाश थी, जिस वजह से उसकी क्लास के कई सारे बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे और दूसरी वजह ये थी कि टीचर कभी भी उसे डांटते नहीं थे, चाहे वह अपना होमवर्क कंप्लीट करे या ना करें। फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी और खुशी अपने बेंच पर बैठी हुई थी। अभी तक ड्राइवर गिफ्ट्स लेकर उसके क्लास में नहीं आया था। उसने खुद से कहा, ड्राइवर अंकल अभी तक आए क्यों नहीं। खुशी ने चिल्ला चिल्ला कर सबको क्लास में बताया था कि वह सबको बहुत सारे गिफ्ट देगी। पहले क्लास खत्म हुआ और टीचर क्लास से बाहर चले गए। खुशी के क्लासमेट्स में उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये हमें कहाँ से गिफ्ट देगी, ये तो अनाथ है ना। मैंने मेरी मॉम के मुंह से सुना था कि सिंघानिया फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया था, मतलब यह एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इसके पेरेंट्स तो मर चुके हैं, फिर इसे वह लोग प्यार क्यों करेंगे। ये हमें गिफ्ट कहाँ से देगी, ये तो अनाथ है ना। उन बच्चों की बात सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वो हर सिचुएशन में लड़ाई कर लेती थी, पर जब भी कोई उसे अनाथ बोलता था वह रोने लगती थी। उसे कुछ महीनों पहले ही अनाथ का मतलब समझ आया था। ईशा जी ने गुस्से में उसे कहा था कि वह अपने माँ बाप को खा गई। तब उसे पता चला था कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं। खुशी को रोते हुए देखकर श्रुति ने गुस्से से सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब लोग चुप रहो। हर साल खुशी तुम्हें कितने सारे गिफ्ट देती है, इस बार देर हो रही है तो तुम उसके बारे में बुरा बोल रहे हो।
तुम लोग होते कौन हो उसके बारे में सब कुछ बोलने वाले? तुम लोग तो अपने बर्थडे पर कुछ नहीं देते। श्रुति की बात सुनकर एक लड़की ने हंसते हुए कहा, हम कुछ भी देते होंगे पर हम हमारे पेरेंट्स के पैसों का देते हैं। ये तो किसी और के पैसों का देती है। इसके पास तो पेरेंट्स ही नहीं है, यह अनाथ है। कहते हुए वह लड़की हंसने लगी। उसकी बात सुनकर खुशी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने उस लड़की के पास आकर उसके बालों को खींचते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कहते हुए खुशी दूर दूर से उसके बालों को खींचने लगी। खुशी ने उसे धक्का देखकर नीचे गिराया और रोते हुए क्लास से बाहर भाग गई। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर श्रुति ने चिल्लाते हुए कहा, खुशी रुको। श्रुति भी खुशी के पीछे चली गई। खुशी कॉरिडोर से तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, हम अनाथ नहीं है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास हमारे हैंडसम दादू है, हमारे पास हमारे विराज है। कहते हुए खुशी लगातार भाग रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक से सामने से आ रहे किसी इंसान से वह जोर से टकरा गई। खुशी नीचे गिरती इससे पहले ही सामने से आ रहे इंसान ने जल्दी से उसे पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? पूछते हुए उस इंसान की आवाज में गुस्सा था।